हाँ, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो इवोल्यूशन टॉपिक का वीडियो है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। टॉपिक है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इस टॉपिक की शुरुआत हम लोग करेंगे इस चैप्टर की शुरुआत रादर मैं ये कहूँ हम लोग करेंगे टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ से। ओरिजिन ऑफ लाइफ से देखो, ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी धरती पर जीवन कैसे आया था। धरती पर जीवन कैसे आया था ये जानने के लिए ये मतलब इस चीज़ को समझने के लिए ये समझना बेहद आवश्यक है कि खुद धरती कैसे आया था, खुद यूनिवर्स कैसे आया था। तो यूनिवर्स कैसे आया था, एकदम एनसीईआरटी को पॉइंट्स को छोड़ना नहीं है। तो एनसीईआरटी ने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया था कि यूनिवर्स कैसे एग्जिस्टेंस में आया था बिग बैंग हाइपोथेसिस से। बिग बैंग हाइपोथेसिस से, इसको हिंदी में बिग बैंग परिकल्पना कहते हैं। बिग बैंग हाइपोथेसिस। बिग बैंग हाइपोथेसिस को दिया था जिस साइंटिस्ट ने, एबे लेमैट्रे ने इसको दिया था। बिग बैंग में कहा गया था कि आज से 20 मिलियन वर्ष पहले, आज से 20 मिलियन वर्ष पहले कॉस्मिक मटेरियल का एक डस्ट यूनिवर्स में आया। कॉस्मिक मटेरियल का एक डस्ट यूनिवर्स में आया। इस डस्ट में ज़बरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। इस डस्ट में ज़बरदस्त एक्सप्लोजन हुआ जिससे ये कई टुकड़ों में बट गया। इससे ये कई टुकड़ों में बट गया। हर टुकड़ा अपने आप में क्या कहलाया? गैलेक्सी। गैलेक्सी, समझे मेरी बात? इसी को बिग बैंग कहा गया। ऐसा ही एक गैलेक्सी कौन है? हमारा गैलेक्सी यानी आकाश गंगा। हमारा गैलेक्सी यानी आकाश गंगा, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। राइट। एनसीईआरटी में बेटा जो भी डेट्स दिए हैं ना, मतलब ये पॉइंट एनसीईआरटी है कि कितने मिलियन वर्ष पहले बिग बैंग का एग्जिस्टेंस हुआ था, ये सब याद रखना है। 20 बिलियन वर्ष पहले। अब तुम सोच लो बेटे कि जैसा गैलेक्सी हम इंसानों का गैलेक्सी आकाशगंगा है, तो ऐसे ऐसे 10 लाख मिलियन है ना गैलेक्सीज इस ब्रह्मांड में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बोर्ड हमारा यूनिवर्स है तो हमारे धरती की हैसियत इस डॉट के बराबर नहीं है। तुम सोच लो, हमारा अर्थ इस डॉट के बराबर नहीं है बेटे। अब सोचो, उस यूनिवर्स में एक बिंदु से भी छोटा चीज़ कौन है? अर्थ। उसमें एक इंडिया है, उस इंडिया में एक राजस्थान है, उस राजस्थान में एक जोधपुर है, उस जोधपुर में एक दीक्षा है, उसमें एक हम हैं। तो तू सोच सकते हो बेटा, ये सब तो कहने की बातें होती हैं कि ये बन गया, वो बन गया। हम अगर इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम इस यूनिवर्स में एक कीड़े मकोड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हम कुछ नहीं, हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं। जब हमारा अर्थ का अस्तित्व कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो, तो हम और तुम कौन हैं? यूनिवर्स बहुत, और एनसीईआरटी ने लिखा है, ध्यान दो, यूनिवर्स इज़ कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग। यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड कर रहा है और इसका टेम्परेचर लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। पहले कहा जाता था स्काई इज़ द लिमिट, अब कहते हैं इट इज़ लिमिटलेस। इसका कोई ना आदि है ना अंत है, कुछ पता नहीं है इसका अंत कहाँ है। बढ़ते चले जाओ, चलते चले जाओ, कोई अंत ही नहीं है उसका बेटे, समझ रहे हो? यानी ये इंसानी समझ के परे चीज़ है। खैर, ये बिग बैंग हाइपोथेसिस तुम्हारे एनसीईआरटी में है, इसलिए मैंने तुमको बता दिया। अब यूनिवर्स कैसे आया ये तो तुमने समझ लिया। अब धरती का एग्जिस्टेंस कैसे आया, धरती पर लाइफ कैसे आया, इसमें कई थियरी दिया गया। सबसे पहले आया थियरी ऑफ
ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये पहला थियोरी आया। समझे मेरी बात? और ये जो तुम देख रहे हो, आई मीन टू से ऑरिजिन ऑफ लाइफ, इसको हिंदी में कहते हैं जीवन की उत्पत्ति। ये चैप्टर है जीवन की उत्पत्ति, और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को कहते हैं जैव विकास, राइट। थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि धरती का लाइफ 4000 वर्ष पुराना है। धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, राइट, ये सब एज सच जिस फॉर्म में आज है इसी फॉर्म में बनाया गया किसी सुपर नेचुरल पावर के द्वारा। ये इसी फॉर्म में बनाया गया किसी सुपर नेचुरल पावर के द्वारा। तो तुम सोच लो कि इसका मतलब कि सब कुछ को भगवान ने बनाया था। ह्यूमन माइथोलॉजी के अनुसार पहला मेल मनु था और पहली फीमेल श्रद्धा थी या शारदा थी। बाइबल के अनुसार पहला मेल एडम था और पहली फीमेल ईव थी। आर यू गेटिंग और नॉट? थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन किसी विशेष पावर की बात करता है जिसने सब कुछ को बनाया था, राइट। सच पूछो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम मानते हो इस थियोरी को? जी। तो तुम कहोगे नहीं नहीं है सर, क्या बात कर रहे हैं सर, हम अनपढ़ थोड़े हैं कि हम मान लें इस थियोरी को। लेकिन इस कहने की बात है, हम सब इस थियोरी को मानते हैं। आज तुम्हारे एम्स में सिलेक्शन हो जाए, तुम्हें एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर मिल जाए, एम्स जोधपुर दूसरे नंबर पे स्टैंड करता है जी एम्स के कॉलेजेस में, तो तुम सीधे कहाँ जाओगे? दौड़ते हुए किसी अच्छे से मंदिर में भगवान के आगे मिठाई का डब्बा लेकर। तो ये हमारे मनोमस्तिष्क में, हम भले कहीं नहीं मानते हैं, हम कहीं ना कहीं मानते हैं। हाँ, साइंस नहीं मानता। थियोरी ऑफ स्पेशल विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत इसको कहते हैं। इसके बाद सेकंड थियोरी आया, थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इस थियोरी को देने वाले साइंटिस्ट थे, कौन थे? इस थियोरी को दिया था वॉन हेलमोंट ने। समझे? इस थियोरी में ये कहा गया कि धरती पर जितने सजीव चीज़ें हैं इसकी उत्पत्ति निर्जीव चीज़ों से हुआ था, राइट। याद रखो कि फ्रांसिस्को रेडी, लुईस पास्चर, बहुत बड़ा नाम है, ने इस थियोरी को गलत साबित किया था। एक और थे लेजेरो स्प्लेंजानी ने इस थियोरी को गलत साबित किया था। कैसे? बताते हैं। इसके बाद तीसरा थियोरी आया, थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस। थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस है ना। इसमें कहा गया कि धरती पर लिविंग थिंग का ऑरिजिन, उत्पत्ति पूर्व स्थित जीवन से होता है, राइट। ये जितने भी साइंटिस्ट थे, फ्रांसिस्को रेडी थे, एफ रेडी, ये फ्रांसिस्को रेडी हैं, लुईस पास्चर, लेजेरो स्प्लेंजानी, उसने इस थियोरी को गलत साबित किया और थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस को सही साबित किया। कैसे? यहाँ बोर्ड पर देखो। फ्रांसिस्को रेडी ने अपने प्रयोग में 3 जार लिए। समझो इस तरह के, समझो कि 3, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट बेटा। रेडी ने अपने प्रयोग में ऐसे 3 जार लिया। ये जार नंबर 1 है, ये जार नंबर 2 है, लेट, और लेट ये जार नंबर 3 है। और तीनों जार में इसने मीट को उबाल करके रख दिया और तीनों जार में उसने मीट के टुकड़े को उबाल कर रख दिया। अब देखो, और इसने 2 जार को पूरी तरह से पैक कर दिया। इसने 2 जार को और 1 जार को खुला छोड़ दिया। अब क्या हुआ? जो जार खुला था उस जार में मीट के गंध से अट्रैक्ट होकर मक्खी, समझे, मीट के गंध से अट्रैक्ट होकर मक्खी इस जार में आ गई और आकर के इस पे अंडा दे दी, और अंडा से क्या आ गया? मैगेट्स। तो बेटा, अगर जीवन की उत्पत्ति निर्जीव चीज़ से ही होती है तो इसमें भी मैगेट्स होना चाहिए था, इसमें भी मैगेट्स होना चाहिए। लेकिन इसने प्रूफ किया कि नहीं साहब, देखो मैगेट किससे आया? मैगेट फ्लाई से आया। मतलब जीवन की उत्पत्ति पूर्व स्थित जीवन से हुआ था।
उसी तरह का एक्सपेरिमेंट किसने किया? लुईस पास्चर ने किया। लुईस पास्चर ने अपने प्रयोग में, ये देखो, ये थोड़ा ढंग से बनाना होगा। टाइम भी ध्यान में रखना है, बहुत पढ़ाना है। देखो, इसने अपने प्रयोग में ब्रोथ लिया, ब्रोथ को गर्म कर दिया, और फिर अपने ब्रोथ को जब देखा तो उस ब्रोथ में कोई लाइफ नहीं था। फिर अपने प्रयोग के अगले चरण में उसने इसको ब्रेक कर दिया। जब उसने इस हंस के गर्दन, ये बहुत आता है नीट में, स्वान नेक फ्लास्क अपने एक्सपेरिमेंट में किसने लिया था? तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? लुईस पास्चर ने स्वान नेक फ्लास्क को अपने प्रयोग में लिया था। उसके बाद जब उसने फ्लास्क को ब्रेक कर दिया तो उस ब्रोथ में, है ना, एयर आ गया और उसमें कौन पनप गया? लाइफ। यानी पास्चर ने इसे प्रूफ कर दिया। पहले हंस के गर्दन की तरह जो घुमाव था ना, घुमाव के कारण एयर ब्रोथ के कांटेक्ट में नहीं आ रहा था। जब एयर ब्रोथ के कांटेक्ट में नहीं आ रहा था तो कोई लाइफ डेवलप नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे उसको तोड़ा, समझ रहे हो ना, उसके अंदर कौन आ गया? एयर आ गया। और जैसे एयर आया, ब्रोथ में कौन आ गया? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये प्रूफ किया कि लाइफ का ओरिजिन प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से होता है। अगर निर्जीव से ही लाइफ आ जाता तो तुम समझ सकते हो कि जिस समय, आई मीन टू से, स्वान नेक एयर को इसके कांटेक्ट में नहीं आने दे रहा था, उस समय भी ब्रोथ में लाइफ आ जाता। समझ गए बच्चे? तो इस तरह से बेटा ये दोनों एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ किया कि लाइफ का ओरिजिन प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही होता है, राइट। इसके बाद अगला जो थियरी आया बेटा, इसका नाम था थियरी ऑफ पैंसपर्मिया। देखो, ये थियरी एक ऐसा थियरी था जो एक्सेप्टेड नहीं था, लेकिन साइंस अब दबे जबान इसको मानना शुरू कर दिया है। हुआ क्या था कि जब ये थियरी आया था, इस थियरी को देने वाले साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट का नाम एनसीईआरटी में घोंट जाना, इस थियरी को रिचटर ने दिया था। रिचटर साहब ने ये बोला कि लाइफ जो अर्थ पर आया था, ये किसी दूसरे प्लैनेट से एक छोटे से स्पोर के रूप में आया था, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया था? पैंसपर्मिया। समझे? रिचटर की बात का ज़बरदस्त मजाक उड़ाया गया। जहाँ भी जाते थे बेचारे उनको ह्यूमिलिएट किया जाता था कि आ गए बहुत बड़े साइंटिस्ट आ गए, कहते हैं कि लाइफ दूसरे ग्रह से आया था। ये सब किताबों में वर्णित है। तो बेचारे जब ये मर गए, ये डिप्रेशन में मरे थे, इनके मरने के बाद अर्थ पर मेट्रॉइड्स गिरा। मेट्रॉइड समझते हो ना, उल्का पिंड। तो इस मेट्रॉइड पर, समझे, फॉसिल प्रेजेंट था। इसका मतलब फॉसिल आया कहाँ से? इसका मतलब अर्थ के अलावा भी इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं जीवन जरूर है, और इस पे ज़बरदस्त काम हो रहा है। इसलिए नासा ने, अमेरिका के ऑर्गेनाइजेशन ने, स्पेस में ऐसे ऐसे सैटेलाइट्स या फीचर्स लगाए हैं जो दूसरे ग्रह के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा है। समझ गए? ये सब बातें एनसीईआरटी में है, ध्यान देना। थियरी ऑफ पैंसपर्मिया के बाद तुम्हारा सबसे एक्सेप्टेड थियरी आया। इस थियरी को कहते हैं मॉडर्न थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ध्यान देना बेटा, ये मॉडर्न थियरी ओरिजिन ऑफ लाइफ का मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है। एकदम घोंट जाओ, मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी। इस थियरी को किसने दिया? देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो नाम एनसीईआरटी में रट जाना, इस थियरी को ओपैरिन ने दिया था 1923 में, और इस थियरी को सपोर्ट किया था हेल्डेन साहब ने। कब? 1928 में। समझे मेरी बात? दिया ओपैरिन ने, सपोर्ट किया हेल्डेन ने। इस थियरी के अनुसार लाइफ का ओरिजिन, समझ रहे हो, प्रिमिटिव ओशन में हुआ था। ओशन का मतलब समुद्र,
अनेक बायोकेमिकल चेंजेस के कारण, समझे मेरी बात, अनेक बायोकेमिकल चेंजेस के कारण लाइफ का ओरिजिन प्रिमिटिव ओशन में हुआ था, राइट। अभी देखो, ये ओपेरिन और हार्लेन थियरी की बात है। प्रिमिटिव ओशन में लाइफ का ओरिजिन हुआ था, कैसे? बायोकेमिकल चेंजेस के कारण। ओपेरिन ने इससे रिलेटेड एक किताब लिखा था, ओरिजिन ऑफ लाइफ। आर यू गेटिंग? ये बुक वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बुक है इस दुनिया में, राइट। तो मॉडर्न थियरी जो मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ का, इस थियरी को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कौन है मॉडर्न थियरी के अनुसार? पहला है कीमोजेनी और दूसरा है बायोजेनी। कीमोजेनी में कौन कौन से स्टेजेस आए थे, एक एक करके हम तुमको सब बता देंगे। सबसे पहले स्टेज आया था एटॉमिक स्टेज। एटॉमिक स्टेज के बाद तब आया मॉलिक्यूलर स्टेज, धरती पर लाइफ कैसे आया। मॉलिक्यूलर स्टेज के बाद तब आया ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद धरती पर कौन आया? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। आर यू गेटिंग? ये सारे तमाम किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं कीमोजेनी के अंतर्गत। और कीमोजेनी के बाद फिर कौन आया? बायोजेनी। कीमोजेनी के बाद फिर कौन आया? बायोजेनी। बायोजेनी में कौन कौन से स्टेप्स हैं? बायोजेनी में स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप है बायोजेनी का, वो था ओरिजिन ऑफ कोइसर्वेट। सबसे पहले आया ओरिजिन ऑफ, सब बताते हैं, कोइसर्वेट। फिर कौन आया बेटे? फिर आया कीमो हेटेरोट्रोप। कीमो हेटेरोट्रोप के बाद तब आया कीमो ऑटोट्रोप, राइट। कीमो ऑटोट्रोप के बाद तब कौन आया बेटा? फोटो ऑटोट्रोप। आओ यहीं पर तुमको सब जल्दी जल्दी समझना है क्रैश के हिसाब से। सच पूछो तो काफ़ी क्वालिटी टॉपिक है ये, कीमोजेनी और बायोजेनी का पूरा प्रोसेस है, समझ गए बच्चे। ये एनसीईआरटी में है, खास करके ये वाला जो तुम्हारा है ना, ये एनसीईआरटी के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन? एटॉमिक स्टेज, कि लाइफ आया कैसे, जरा समझो। सबसे पहला कीमोजेनी, ये सब मॉडर्न थियरी के स्टेप्स हैं। कीमोजेनी में सबसे पहले कौन सा स्टेप आया? एटॉमिक स्टेज। जरा समझो बात को। एटॉमिक स्टेज में क्या मामला था? देखो, अर्थ को कहा गया कि अर्थ 45 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्टेंस में आया था। घोट जाओ, ये एनसीईआरटी में है कि अर्थ कब इवॉल्व हुआ था, तो तुम कहोगे 4500 मिलियन वर्ष पहले। बिलियन में 4.5 बिलियन हो जाएगा, अर्थ एग्जिस्टेंस में आया। तो ये तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे होगे कि अर्थ एक आग का गोला था। तो जिस समय अर्थ एग्जिस्टेंस में आया उस समय अर्थ एक आग का गोला था। अर्थ का टेम्परेचर जो था वो 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। तुम समझ सकते हो कि इतने हाई टेम्परेचर पर सब कुछ धरती पर क्या था? मोल्टेन स्टेज में था। एक चीज़ जो नीट में हमें लगता है कम से कम 10 बार पूछा गया, एक होता है बेटे ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर और एक होता है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। इस समय अर्थ का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, इसका मतलब ये होता है कि इस समय अर्थ पर कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं था। ध्यान देना बेटे। और अर्थ पर जो भी एटम्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, समझ रहे हो, ये सब रिंग्स के फॉर्म में अर्थ में प्रेजेंट थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अर्थ के सेंटर में कौन था? हैवी एटम्स, इसके बाद थोड़े लाइट एटम्स, और सबसे बाहर की तरफ कौन थे? लाइटेस्ट एटम। समझ गए मेरी बात। और इसमें मेजर बात जो नीट का क्वेश्चन बना रहा है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर वाली बात। और अर्थ कब एग्जिस्टेंस में आया था? तो 4500 मिलियन ईयर्स अगो। फिर देखो, आओ वापस वाले पेज पे आओ। तो एटॉमिक स्टेज तुम समझ गए। एटॉमिक स्टेज के बाद मॉलिक्यूलर स्टेज आया। एटम्स के जुड़ने से मॉलिक्यूल्स बने बेटे। जैसे मॉलिक्यूल्स कौन कौन? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बने। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा तो वाटर वेपर बना, समझ रहे हो। कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा, तुम्हारा कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा, या नाइट्रोजन जोड़ लो हाइड्रोजन से तो अमोनिया बना। इस तरह से मॉलिक्यूलर स्टेज आया। फिर कौन आया? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड।
मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। बात समझना, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है। कौन सा एक्सपेरिमेंट है कि अर्थ पर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड आए थे, इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कौन है? बोर्ड पे देखो। गोविंद, ये क्यों नहीं इनलार्ज हो रहा है? क्या सर? सिलेक्ट कीजिए पहले। तीन वाला नीचे आपके पास वाला। ये आगे और आगे। ये और आगे। ये हाँ ये। अब करिए। हाँ हाँ बेटा देखो, तो अर्थ पर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्टेंस में कैसे आए थे, इससे रिलेटेड कई एक्सपेरिमेंट किए गए थे। आओ जरा समझें कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थ पे आए थे। इस बात का प्रयोग किसने किया था? मिलर और यूरेका एक्सपेरिमेंट। ये न जाने कितने बार नीट में तुमसे पूछा है। कौन? मिलर और यूरेका एक्सपेरिमेंट। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। जरा समझना कि मिलर और यूरेका एक्सपेरिमेंट क्या है। देखो, मिलर और यूरे ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया कि अर्थ पर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का ओरिजिन हुआ था। कैसे? जरा समझो। मिलर और यूरे ने अपने प्रयोग में क्या किया कि मीथेन, ये देखो तुम घोट जाना बेटे, ये क्या किया अपने प्रयोग में? क्या क्या लिया? मीथेन, फिर क्या लिया बेटे? अमोनिया, फिर क्या लिया? वाटर, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर। समझे? उसने अपने एपरेटस का तापमान कितना रखा? ये सब एनसीईआरटी में 800 डिग्री सेल्सियस। उसने अपने एपरेटस में एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क का इस्तेमाल किया। समझे मेरी बात? और कुछ हफ्ता के बाद उसने अपने रिसर्च में कि अपने एक्सपेरिमेंट के अंत में क्या देखा? रेड ब्रॉथ। उस रेड ब्रॉथ में क्या प्रेजेंट था? उस रेड ब्रॉथ में प्रेजेंट था, क्या प्रेजेंट था? अमीनो एसिड। कौन कौन? एलालिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड। तो देखो, ये प्रूफ कर दिया ना कि अर्थ पर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का ओरिजिन हुआ था। फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अर्थ पे इवॉल्व हुआ था वो कौन था? मीथेन था। वो था मीथेन। समझ रहे हो? लेटर ऑन हाइड्रोजन साइनाइड एटसेट्रा का फॉर्मेशन हुआ। मीथेन कैसे बना, ये अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा टॉपिक है, लेकिन अगर हम उस पे जाएंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा, इसलिए हम प्राइम बात कर रहे हैं टाइम के हिसाब से। आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इतना पढ़ने और समझने के बाद हमको और आगे जाना है। देखो, और क्या बातें चली आती हैं मॉडर्न थियरी, और क्या क्या हम स्टडी करें। ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद बात चली आती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे आया। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के जुड़ने से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ था। कौन थे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड? समझ सकते हो? प्रोटीन, और बोलो कार्बोहाइड्रेट, और बोलो लिपिड्स, और बोलो न्यूक्लिक एसिड। ये सब कौन थे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। न्यूक्लिक एसिड का आना इन हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन सबसे टर्निंग पॉइंट था। तो ये तो कीमोजेनी वाला स्टेज था। इसके बाद कौन आया? बायोजेनी वाला स्टेज। बायोजेनी में सबसे पहले कौन आया? कोइसरवेट। याद रखो, कोइसरवेट को पहला, मतलब लाइफ का पहला निशानी, फर्स्ट सिंबल, फर्स्ट सिग्नल लाइफ का किसको मानते हैं? कोइसरवेट को। समझे? कोइसरवेट में बडिंग की कैपेसिटी थी। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ने से कोलाइडल पार्टिकल बना। उस कोलाइडल पार्टिकल से कोइसरवेट का फॉर्मेशन हुआ। कोइसरवेट, अब टाइम होता तो और बताते कैसे रिएक्शन होकर कोइसरवेट बना, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग राइट नाउ। कोइसरवेट से कीमो हेट्रोट्रोप आया। याद रखो, फर्स्ट सेल धरती पर है ना, कौन था? कीमो हेट्रोट्रोप। कीमो हेट्रोट्रोप का मतलब क्या था? समझे? कीमो हेट्रोट्रोप का मतलब ये था, ये पहला ट्रू सेल था, ये प्रोकैरियोटिक सेल थे। और कीमो हेट्रोट्रोप का मतलब ये था कि ये अर्थ के प्रिमिटिव ओशन में प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने फूड के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे।
राइट, याद रखना। हाँ, इसके बाद फिर आया कीमो ऑटोट्रोप। कीमो ऑटोट्रोप आज भी धरती पर है। आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ये कौन थे? कीमो ऑटोट्रोप। इन अर्थ में प्रिमिटिव ओशन में ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अत्यधिक उपयोग के कारण वो खत्म हो गया। तो अंडर कंपल्शन, मजबूरी में कीमो हेटरोट्रोप किस में बदल गए? कीमो ऑटोट्रोप में। समझ गए मेरी बात? और कीमो ऑटोट्रोप आज भी अर्थ पर हैं। जैसा मैंने कहा, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रोप फिर किस में डेवलप हुआ? फोटो ऑटोट्रोप में। पहला ट्रू सेल याद रखो कीमो हेटरोट्रोप था। समझ गए? ये प्रोकैरियोटिक सेल था। इसके पहले भी एक फॉर्म आया था, उसका नाम था तुम्हारा, एक और फॉर्म आया था जो कि पहला सेल माना गया था। तो पहला ट्रू सेल कौन था? कीमो हेटरोट्रोप। अब देखो, अब बात करते हैं फोटो ऑटोट्रोप की। याद रखो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी जब प्रिमिटिव ओशन में ख़त्म कर दिया, कौन ख़त्म कर दिया? कीमो ऑटोट्रोप। तब फोटो ऑटोट्रोप का इवोल्यूशन हुआ। फोटो ऑटोट्रोप आरंभ में, है ना, हाइड्रोजन डोनर के रूप में, ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते थे, इसलिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ। समझे? उसके बाद तब हाइड्रोजन डोनर के रूप में कौन इस्तेमाल हुआ? वाटर। तो जैसे वाटर इस्तेमाल हुआ, एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज हो गया? ऑक्सीजन। याद रखना, पहला ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रोप धरती पर कौन आया था? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया अर्थ पर पहला ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रोप थे। ये अर्थ के पहले ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रोप थे। कौन? साइनोबैक्टीरिया। समझ गए मेरी बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3500 मिलियन वर्ष पहले फोटो ऑटोट्रोप इवॉल्व। और जैसे एरोबिक फोटो ऑटोट्रोप आया, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया। जैसे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, एटमॉस्फेयर क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। किस फोटोसिंथेसिस के कारण एटमॉस्फेयर क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। और किसका फॉर्मेशन हो गया बेटे? ओजोन का। समझे? इंटरनेशनल ओजोन डे कौन से दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर। याद रखना, एनसीईआरटी ने लिखा है कि पहला एनसीईआरटी ने लिखा है कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म, है ना, ओरिजिन, अर्थ के ओरिजिन के 2000 मिलियन वर्ष पहले एग्जिस्टेंस में आया था। एनसीईआरटी ने लिखा है इस चीज़ को, ध्यान देना। तो ये तो था क्रेस के हिसाब से ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड बातें। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बाद फिर टॉपिक चला आता है तुम्हारा एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, कि साहब वो कौन कौन से एविडेंस हैं जो प्रूफ करते हैं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन अर्थ पर हुआ है। वो कौन से एविडेंस है जो प्रूफ कर रहा है कि हाँ साहब अर्थ पे इवोल्यूशन हुआ है। तो अर्थ पर इवोल्यूशन हुआ है, इस बात की तलाश हम करेंगे इस टॉपिक में, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है, एकदम संभाल के, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम एजीजे है। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है होमोलोगस ऑर्गन। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है होमोलोगस ऑर्गन। इसी को हिंदी में कहते हैं समजात अंग। याद रखो, जिस अंग की उत्पत्ति समान होता है, ऑरिजिन समान होता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर समान होता है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है, उसको हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल जरा देखो इस फिगर में, उसी को हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। वेट, उसी को हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। यहाँ देखो, बोर्ड पे देखो, हाँ, अगर हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर को देखो, सभी बच्चे थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो दिखेगा। ये फिगर देखो, पहला होमोलोगस ऑर्गन का पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। 4 लिम्ब ऑफ ह्यूमन, 4 लिम्ब ऑफ चीता या हॉर्स, जो भी कह लो, 4 लिम्ब ऑफ व्हेल एंड 4 लिम्ब ऑफ बैट। ये होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। सबका फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है, आर यू गेटिंग, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। मैन का 4 लिम्ब किसी चीज़ को ग्रास्प करने के लिए,
चीता या हॉर्स का फोरलिम दौड़ने के लिए, वेल का फोरलिम तैरने के लिए और बैट का फोरलिम उड़ने के लिए। तो देख सकते हो ये सबका फंक्शन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है थॉर्न ऑफ बाउगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। दोनों जो हैं ये स्टेम के मॉडिफिकेशन हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है बेटा, अलग अलग। तो ये भी क्या है, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। और देखो होमोलोगस ऑर्गन के और कौन एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में थे। और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं जैसे ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ में सब टीथ का ओरिजिन क्या है, सब टीथ का ओरिजिन सेम है, फंक्शन अलग अलग है। राइट बेटा, तो ये सब होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल थे। एक चीज़ तुम गौर करना कि होमोलोगस ऑर्गन में समझना कि ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के नज़दीक हैं, लेकिन देखो इवोल्यूशन के प्रोसेस में ये एक दूसरे से दूर होते चले गए। यानी होमोलोगस ऑर्गन कैसे इवोल्यूशन को शो करता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। आर यू गेटिंग और नॉट? बहुत घोट जाना। और एक ही स्ट्रक्चर अलग अलग इन्वायरमेंट में जाकर अडेप्ट हो गया, इसलिए होमोलोगस ऑर्गन एडेप्टिव रेडिएशन को भी शो करता है। राइट, होमोलोगस ऑर्गन का उल्टा होता है एनालोगस ऑर्गन। ये बिल्कुल उल्टा है। किसका उल्टा है? होमोलोगस ऑर्गन का। एनालोगस ऑर्गन को हम लोग हिंदी में कहते हैं समरूप अंग, यानी ऐसा ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन्स जिसका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है। समझ रहे हो बात समझ रहे हो? लेकिन फंक्शन क्या है बेटा? सेम। उसको कहते हैं एनालोगस ऑर्गन। तो एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल कौन है? पहला देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी, एकदम घोट जाओ। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एकदम AGJ, ध्यान से देखो। पहला एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। स्वीट पोटैटो और पोटैटो ये पहला एग्जाम्पल है। स्वीट पोटैटो जो होता है ये किसका मॉडिफिकेशन होता है? स्वीट पोटैटो मॉडिफिकेशन होता है रूट्स का, जबकि पोटैटो की बात करें तो ये मॉडिफिकेशन है स्टेम का। तो देखो ओरिजिन अलग है, लेकिन दोनों स्टार्च को स्टोर करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल तुम लो जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है पहले, आईज ऑफ सिफेलोपोडा, आई ऑफ सिफेलोपोडा, आईज ऑफ सिफेलोपोडा एंड ह्यूमन। ह्यूमन के आई की तुम बात करोगे तो और इसमें रेटिना होता है, जिसका ओरिजिन किससे होता है? रेटिना का ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है। जबकि सिफेलोपोडा, जैसे ऑक्टोपस के आई को तुम लोगे तो ऑक्टोपस का जो आई होता है ये स्किन का मॉडिफिकेशन होता है ना? तो ये देखो एनालोगस ऑर्गन हो गया। इसके अलावा तुम देखो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई या इंसेक्ट, विंग ऑफ बटरफ्लाई यानी इंसेक्ट एंड बर्ड्स, ये भी एनालोगस ऑर्गन है। कैसे? दोनों उड़ने का काम कर रहा है, लेकिन बटरफ्लाई का विंग स्किन का मॉडिफिकेशन है, जबकि बर्ड्स के विंग जो हैं ये फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन होता है। गेटिंग बेटा? तो ये तमाम, उसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन का लंग्स, यस और नो, इंसेक्ट का ट्रैकिया। दोनों का काम ब्रीथिंग है, लेकिन दोनों के ओरिजिन में ज़मीन आसमान का अंतर है। गेटिंग? समझ में आ रहा है बेटा सब बात? दोनों के इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये तो तुमने पढ़ लिया एनालोगस ऑर्गन के बारे में। तो एनालोगस होमोलोगस का उल्टा हो जाएगा ना। यहाँ देखो ऑरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी दूर है, लेकिन देखो इवोल्यूशन में एक दूसरे के नज़दीक आ गए। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एनालोगस ऑर्गन का। राइट, यानी एनालोगस ऑर्गन कैसा इवोल्यूशन शो करता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को ये रिफ्लेक्ट करता है। राइट, चलो तो होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन तुम समझ गए। होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन के बाद अब तुम्हारा टॉपिक चलाता है दैट इज कॉल्ड कनेक्टिंग वेस्टिजियल ऑर्गन। देखो वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं
जिनका हमारे बॉडी में कोई रोल नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों में रोल था। और ये प्रूफ है अपने आप में इवोल्यूशन का। अगर जैसे हमारे कॉकेक्स अभी पढ़ा है पिछले वीडियो में, हमारे टेल बोन वो क्या है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन हैं। जैसे कि अगर हम देखें आँखों के कॉर्नर पे प्लिका सेमिलुनारिस, ये क्या है, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन का वेस्टिजियल फॉर्म है। अपेंडिक्स समझ रहे हो, विजडम टिथ अंतिम मोलर को कहते हैं, ये सब क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। ह्यूमन में पहले ऑथर्स लिखते थे 180 वेस्टिजियल ऑर्गन है, अब लिखते हैं कि 90 वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। कान को मूव करने वाला मसल ऑरिकुलर मसल, ये भी वेस्टिजियल होता है ह्यूमन में। ऐसे बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, राइट। कुछ एनिमल्स में वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, जैसे फ्लाइटलेस बर्ड्स में विंग्स का प्रेजेंस, पाइथन या अदर स्नेक में वेस्टिजियल पेल्विक गर्डल का प्रेजेंस। हॉर्स का जो दौड़ता है वो 3rd डिजिट है, उसके पैर में आज भी 2nd और 4th डिजिट वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में उसको स्प्लिंट बोन कहते हैं। तो दूसरे एनिमल में भी वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन के बाद तब चलाता है, इसको कहते हैं एटाविज्म। एटाविज्म का ही नाम होता है रिवर्शन। इसको हिंदी में प्रत्यावर्तन कहते हैं, इसको हिंदी में प्रत्यावर्तन कहते हैं। और वेस्टिजियल को अवशेषी कहते हैं, वेस्टिजियल को अवशेषी कहते हैं। और एटाविज्म को हम हिंदी में प्रत्यावर्तन कहते हैं। देखो, अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी में पूर्वजों का कोई लक्षण प्रेजेंट हो, रिमोट एंसेस्टर का कोई लक्षण प्रेजेंट हो, जैसे कि किसी बच्चे में बड़े बड़े बाल का प्रेजेंस, आर यू गेटिंग, किसी बच्चे में बहुत बड़े कनाइन का प्रेजेंस, ये क्या है, ये क्या है, पूंछ का प्रेजेंस, ये क्या है, हमारे आदिम पूर्वजों के लक्षण है। तो इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, एटाविज्म यानी कि रिवर्शन। और ये अपने आप में इवोल्यूशन को प्रमाणित कर रहा है। ये क्यों है न्यूबॉर्न बेबी में, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों में था। हम यही तो तलाश रहे हैं कि भाई धरती पर सब कुछ अचानक नहीं हुआ, इवोल्यूशन हुआ। और ये लिंक बात है, अगर ये हम में आज भी न्यूबॉर्न बेबी में आता है, इसका मतलब ये हमारे पूर्वजों में था। और पूर्वजों में था मतलब हम इवोल्यूशन की एक कड़ी हैं, यही तो हम तलाश रहे हैं इस चैप्टर में। तो एटाविज्म भी समझ गए, वेस्टिजियल ऑर्गन भी तुम समझ गए। एटाविज्म और वेस्टिजियल ऑर्गन के बाद फिर चलाता है कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक को हम हिंदी में कहते हैं संयोजी कड़ी। कनेक्टिंग लिंक को हम हिंदी में कहते हैं संयोजी कड़ी। अगर कोई प्राणी 2 समूह के लक्षणों को दिखाता है तो इसी को हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। जैसे तुम एक एक करके, वायरस किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। जैसे युग्लिना किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, प्लांट एंड एनिमल के बीच का। कितना बड़ा प्रूफ है कि इवोल्यूशन हुआ, वरना कनेक्टिंग लिंक आया कहाँ से, समझ रहे हो कि नहीं, प्लांट और एनिमल के बीच का लिंक है। उसी तरह से तुम देखो कि और भी बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक होते हैं। जैसे नियोप्लीना, पीछे तुमको एनिमल किंगडम में पढ़ाए हैं, किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, एनिलिडा और मोलस्का। उसी तरह से तुम्हारा पेरिपेटस किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, एनिलिडा और अर्थ्रोपोडा। जैसे लंग फिश, इसे पेट्रोपस कहते हैं, लंग फिश, ये किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, फिश और एम्फीबिया के बीच का। देखो, लंग फिश एक ऐसा मछली जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है, तो फिश में भी कितना, एम्फीबिया में भी कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। यानी एम्फीबिया किससे इवॉल्व हुआ था, फिश से इवॉल्व हुआ था। बीच का कड़ी कौन था, लंग फिश था। उसी तरह से अंडा देने वाले मैमल प्रोथेरिया, किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। तो ऐसे तमाम कनेक्टिंग लिंक होते हैं। और इसी कनेक्टिंग लिंक में शामिल होता है मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक का एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरक्स। आर्कियोप्टेरक्स मिसिंग लिंक का एक एग्जाम्पल है, समझे। ये आर्कियोप्टेरक्स प्रूफ किया था कि अर्थ पर, है ना, ये मिसिंग लिंक है, धरती पर आज नहीं है, इसलिए मिसिंग लिंक कहते हैं। लेकिन ये किसके बीच का कैरेक्टर शो कर रहा था, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच का कैरेक्टर कौन शो किया था, आर्कियोप्टेरक्स।
राइट, ये धरती पर आज प्रेजेंट नहीं है। इसमें बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट थे। राइट बेटा, तो ये तो तुमने पढ़ लिया कनेक्टिंग लिंक के बारे में भी। अब हम बात करेंगे एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। इसको हिंदी में कहते हैं भ्रूणकी से प्रमाण। इसको हिंदी में कहते हैं भ्रूणकी से प्रमाण। एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। देखो, भ्रूणकी से प्रमाण में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो एनसीईआरटी में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात? कि इसको कहते हैं रिकैपिटुलेशन थियरी। बहुत इंपॉर्टेंट। रिकैपिटुलेशन थियरी को किसने दिया था? इसे दिया था वॉन बेयर ने। वॉन बेयर ने, जिसमें उन्होंने कहा था ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने डेवलपमेंट के दौरान अपने पूर्वजों के लक्षणों को रिप्रेजेंट करता है। इसी को कहते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। मतलब तुम देखो, मेढक का लार्वा कौन होता है? टैडपोल लार्वा। टैडपोल लार्वा में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? टेल होता है। टैडपोल लार्वा में क्या प्रेजेंट होता है? गिल्स होता है। टैडपोल लार्वा कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं। टैडपोल लार्वा में और क्या होता है? लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन होता है। देखो, एक ऑर्गेनिज्म यानी मेढक, एम्फीबिया, अपने डेवलपमेंट के दौरान अपने पूर्वज का लक्षण, एम्फीबिया का पूर्वज कौन है? फिश। फिश के कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो बेटा, ये क्या सबूत नहीं हुआ कि इवोल्यूशन हुआ है धरती पर? राइट, वरना हम अपने एम्ब्रियोनिक हम भी शो करते हैं। हम भी जब भ्रूण होते हैं तो हम में भी नोटोकॉर्ड होता है, हम में भी गिल्स होता है, समझ रहे, हम में भी टेल होता है। तो ये किसका कैरेक्टर है? हमारे पूर्वज का। यानी प्रूफ कर रहा है कि इवोल्यूशन हुआ। राइट, एम्ब्रियोलॉजी से प्रमाण समझ गए। एम्ब्रियोलॉजी से और भी इसमें होता है सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट, सिमिलर अर्ली एम्ब्रियो। डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो को देखोगे ना, आरंभिक तुम बता ही नहीं सकते कौन कौन खरगोश का है, कौन चिकन का है, कौन ह्यूमन का है, सब एक जैसे दिखते हैं। आगे बढ़ो। एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी के बाद अब तुम्हारा एक छोटा सा 5 मिनट का एविडेंस और ले लेते हैं। दैट इज एविडेंस फ्रॉम फॉसिल। देखो, फॉसिल के एविडेंस को कहते हैं, फॉसिल के स्टडी को कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। फॉसिल को सबसे डायरेक्ट एविडेंस माना जाता है किसका? एवोल्यूशन का, जीवाश्म। फॉसिल को हिंदी में जीवाश्म कहते हैं। भाई अब ऐसा है कि हम ह्यूमन हैं, हम ह्यूमन का पूर्वज था धरती पर। यह बात पक्का है कि हम ह्यूमन का पूर्वज धरती पर था। यानी अगर ह्यूमन का पूर्वज धरती पर था बेटा, तो क्या वो हमारी तरह था? बिल्कुल नहीं, वो हमारी तरह नहीं था। तो उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर था जो हमसे अलग है? बहुत ऐसे कैरेक्टर हैं जो पता। तो कैसे पता चला? निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस, समझे, जावा मैन, पेकिंग मैन, इन सब का फॉसिल है। तो ये प्रूफ करता है ना कि हमारे पूर्वज हमारे जैसे नहीं थे। यानी हम डायरेक्ट नहीं आए हैं, हमारे पहले भी हमारे पूर्वज थे जो हमसे अलग थे। तो फॉसिल को डायरेक्ट प्रमाण कहा डार्विन ने। समझ रहे हो मेरी बात? खुदाई के दौरान कोई फॉसिल ज़्यादा गहराई पे पाया जाता है, ज़्यादा, तो वो फॉसिल ज़्यादा पुराना है बनिस्बत की वो फॉसिल जो ऊपर पाया जाता है। फॉसिल में तुम्हारे एनसीईआरटी ने एज डिटर्मिनेशन लिखा है कि फॉसिल का उम्र निर्धारण कैसे होता है। सच पूछो तो इसको समझाने बैठेंगे तो बहुत टाइम निकलेगा, लेकिन ये है बड़ा दमदार समझाने वाला टॉपिक है कि कैसे एज पता करते हैं फॉसिल का। फिलहाल आई कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ कर नहीं सकते, सीधे मुझे लिखना पड़ेगा मेथड। देखो, कार्बन 14 मेथड है ना, यूरेनियम लेड मेथड, यूरेनियम लेड मेथड, और जो अभी सबसे लेटेस्ट मेथड चल रहा है फॉसिल के एज डिटर्मिनेशन में, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड ये सबसे लेटेस्ट मेथड है फॉसिल के एज डिटर्मिनेशन में। नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। राइट बेटा, याद रखो
फॉसिल में बहुत सारे ऐसे फॉसिल के टाइप्स भी होते हैं। प्रिंट फॉसिल, वो सब बताएंगे, बहुत टाइम ख़त्म होगा। टेरिफाइड फॉसिल है ना, कैप्रोलाइट है ना, जैसे तुम्हारा माइक्रोफॉसिल, माइक्रोफॉसिल जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फॉसिल। जहाँ भी माइक्रोफॉसिल अधिक होता है, याद रखो वो जगह किसका प्रमाण होता है? पेट्रोल का। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम फॉसिल देखे हो तो तुम कहोगे ना सर क्या बात करते हो, हम कहाँ से फॉसिल देख लेंगे। क्या तुम फॉसिल यूज़ किए हो? तुम कहोगे नहीं सर। अरे तुम खूब फॉसिल देखे हो, खूब फॉसिल यूज़ कर रहे हो। फॉसिल फ्यूल का नाम नहीं सुने हो? पेट्रोल क्या है? फॉसिल ही तो है। अरे हम तुम कहाँ चले? एक दिन आज हम पेट्रोल को जला रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब हम खुद पेट्रोल बन के जलते रहेंगे, है ना। हम तुम सब कैसे, हम पेट्रोल कहाँ है? पेट्रोल, जो पेट्रोल आज तुम जला रहे हो वो भी तो कभी कोई एनिमल रहा होगा, कोई प्लांट रहा होगा, धरती पर होगा। आज वो पेट्रोल है, हम भी पेट्रोल बन जाएंगे, तुम भी पेट्रोल बन जाओगे। तो पेट्रोल क्या है? वो फॉसिल फ्यूल ही तो है। आ रहा है बात समझ में बेटा? इस तरह से बच्चों तुमने ये क्रैश के हिसाब से, बिल्कुल क्रैश के, एकदम काट छांट कर, एकदम मैंने तरास तरास के काट छांट के तुमको पढ़ाए हैं। मतलब हम बता नहीं सकते कितना कटिंग करना पड़ा, लेकिन मेन बात हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक भी बात नहीं छोड़ा है मैंने, सब कुछ तुम पढ़े हो। राइट बेटा? अब हम अगले क्लास में जब हम आएंगे तो एविडेंस में और कौन कौन से एविडेंस हैं उसको ख़त्म, डार्विन फिंच वगैरह पढ़ा के हम कोशिश करेंगे लेवल बेस्ट अगले क्लास में इवोल्यूशन को, प्राइम बात को बोलकर उसको ख़त्म कर दे। थैंक यू। कट कर दो।